हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। जी हाँ, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया और आने वाले एग्जाम जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 है वहां भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे। मैं इस वीडियो में आप लोगों को 8 प्रश्न को करवाऊंगा, ठीक है। सोशल साइंस का, जी हाँ, सामाजिक विज्ञान का आपको 8 प्रश्न को बताएंगे। ये 8 प्रश्न को आपको अच्छे से देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, ताकि आपको यहां से सवाल अगर देखने को मिलेगा तो यहां से आप सवाल बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या है? समूह 77 है ना, समूह 77 यानी G77 से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मेंट बाय G77? तो मैं बता दूं बच्चों कि ये G77 है ना, ये एक समूह है, ये एक ग्रुप है। किस चीज का ग्रुप है? तो देखिए क्या लिखा है, G77 समूह विश्व के विकासशील देशों का समूह है। किन देशों का? विकासशील देशों। जैसे कि हमारा भारत भी क्या है, एक विकासशील देश है। अब हमारे विश्व में बहुत सारे देश हैं। अब बहुत सारे देश में कई देश विकासशील हैं, है ना। विकासशील यानी कि जो विकास की ओर चल रहा है, ठीक है, वो विकास अभी विकसित नहीं हुआ है, वो विकासशील है। तो वो सभी देशों का एक क्या है, एक समूह है। और ये समूह क्यों बनाया जाता है, ये संगठन क्यों बनाया जाता है? तो ये जो संगठन बनाया जाता है, ये विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए, विकासशील देशों को आगे बढ़ाने के लिए ये संगठन तैयार किया जाता है। आगे देखिए, यह संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूहों की अपेक्षा कम मजबूत है, किंतु विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में से सबसे बड़ा समूह है। सबसे बड़ा समूह ये है ना। और इसके कार्यालय जो है विश्व के कई शहरों में है, जिनमें जेनेवा, नैरोबी, रोम, वियना या वाशिंगटन सिटी प्रमुख है। तो और इसमें देखिए G77 जो है, इसका मूल स्थापना जब हो रहा था उस टाइम 77 देश था। उसमें कितने देश थे? 77 देश। लेकिन बाद में इनमें और भी सदस्य बनते गए, कई देश इसके और भी सदस्य बनते गए और वर्तमान में इसकी कुल जो सदस्यों की संख्या हो गया वो 134 हो गया। कितना हो गया? 130 था, 134 हो गया। अभी सूडान इस संगठन का नेतृत्व कर रहा है, भारत भी इसका क्या है, एक सदस्य है। तो अब आपसे सवाल कोई पूछेगा कि ये G77 क्या है, तो आप एक ही लाइन में आंसर करना, ये G77 जो है ये क्या है? विकासशील देशों का, विश्व में जितने भी विकासशील देश हैं उन देशों का क्या है, एक समूह है, एक संगठन है, ठीक है। और इनका क्या कार्य है, इनका क्या उद्देश्य है? तो ये जो है विकासशील देश जो हैं उनके हितों की रक्षा या फिर उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। अब यहाँ पे जो G77 जो है इसके कार्यालय भी बहुत सारे हैं, ब्रांच भी हैं। कहाँ कहाँ है? जेनेवा में, नैरोबी में, रोम, वियना, वाशिंगटन सिटी में, है ना। तो ये याद आप रखेंगे। और बोलेगा G77 का जो है नेतृत्व कौन कर रहा है अभी, तो आप बोल देना सूडान कर रहा है, ठीक है। इसमें कितने देश हैं अभी शामिल? तो 134 देश लगभग शामिल है। आगे देखिए, दूसरा सवाल क्या है? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति यानी व्हेन एंड वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम कब और कहां पे प्रारंभ हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति जो हुआ था ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये पहली बार 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। कहां पे हुआ था? इंग्लैंड में। तो याद रखेंगे, औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। आगे देखिए, तीसरा नंबर सवाल, भारतीय कृषि के किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए, है ना। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो आप लोग तो कृषि से बहुत जान पहचान रखते हैं ना, आप किसान हो और हम लोग जिस राज्य में रहते हैं कृषि से बहुत रिलेटेड है। तो अब बताओ, कृषि का अगर कोई 2 विशेषता पूछेगा तो आप नहीं लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाओगे, है ना, कि भारत में एक खेत में एक साथ में कई फसलें बोई जाती है ना। हम लोग देखते हैं कि खेतों में कई अनेक फसल बोई जाती है, सरसों बोया जाता है, चना बोया जाता है, धान, ये सारी चीज़ें एक बार में। और भारतीय कृषि का मुख्यतः जो है मानसून पर निर्भर करता है। जी हाँ, भारत के जितने भी किसान हैं ना वो मानसून पर निर्भर करते हैं। अगर बारिश होगी तो धान रोपाएगा, नहीं तो नहीं रोपाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखिए, और भी विशेषता इसमें आप लिख सकते हैं कि भारत की जो कृषि है वो सिंचाई की सुविधा जो है कुआं से, डोभा से करते हैं, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर सवाल कि लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर आपको स्पष्ट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको लौह खनिज और अलौह खनिज में हमने अंतर कर दिया है। लौह खनिज में क्या हो जाएगा कि ये जो खनिज है ये कठोरता में पाई जाती है, ये खनिज में क्या होती है, कठोरता पाई जाती है लौह खनिज में, और अलौह खनिज में कठोरता नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, लौह खनिज प्रायः भूरे रंग के होते हैं, लेकिन अलौह खनिज जो होते हैं वो कई रंगों के होते हैं। लौह खनिज के उदाहरण में हो जाएगा लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइड आदि लौह खनिज के क्या है, उदाहरण है। और अलौह खनिज में क्या उदाहरण हो जाएगा, जस्ता, सीसा, सोना, अबरक आदि ये क्या है, अलौह खनिज का उदाहरण है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट करें, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। भाई ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, एक समूह है ना, जो चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ के अपना सत्ता हासिल करता है और जो भी वो प्लानिंग करता है उसका संचालन करता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, राजनीतिक दल लोगों का एक क्या है, समूह है। जी हाँ, है ना, आप लोग तो देखे होंगे पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस और भी बहुत सारे पार्टी हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सारी का क्या होता है, लोगों का एक समूह होता है जो चुनाव लड़ती है, जो क्या करती है, चुनाव लड़ने का काम करती है और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। यह समूचे राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। जी हाँ, ये पूरे देश को, ये पूरे राष्ट्र को हितों में रख करके नीतियां बनाती है और कार्यक्रम तय करती है, सबके लिए क्या अच्छा है। ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी ये नीतियां तैयार करती है, कार्यक्रम तैयार करती है कि सबके लिए अच्छा क्या है, इसके बारे में सभी का विचार जो है वो अलग अलग होते हैं। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत सारे हैं, अब सभी का विचार एक जैसा थोड़े, सभी का अलग अलग प्लानिंग है कि एक कहता है कि हम 1,000 रुपये देंगे, एक कहता है हम 15 लाख रुपये देंगे, है ना। सभी की पार्टी की अलग अलग है। और कोई कहता है कि हम स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, हम हॉस्पिटल की सुविधा दिलाएंगे, तो कोई कहता है कि हम स्कूल बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। कोई धर्म को प्रमोट करता है तो कोई एजुकेशन को प्रमोट करता है। तो सभी के विचार अलग अलग है, सभी दल के क्या है, विचार अलग अलग है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद अगर वो जीत जाती है, अगर वो पार्टी जीत जाती है तो उसका सत्ता मिल जाता है और वो नीतियां जो वो बनाई है, जो प्लानिंग किया है वो पार्टी, वो क्या करता है, उसका संचालन करता है, उसको लागू करता है। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भी कई ऐसी पार्टी है, याद रखेंगे। आर्थिक असमानता क्या है ना, व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आर्थिक असमानता क्या है, तो आर्थिक असमानता देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, संसाधन है ना, कोई प्राकृतिक संसाधन है, मानव, पहले समझ लो उसके बाद हम आंसर करेंगे। कोई मानव निर्मित संसाधन है। अब जैसे मान लो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन लौह खनिज, कोई विशेष क्षेत्र में लौह खनिज पाया जा रहा है और कोई विशेष क्षेत्र में लौह खनिज पाया ही नहीं जा रहा है, तो ये भी तो एक तरीके से आर्थिक असमानता है। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण से व्युत्पन्न अवस्था को आर्थिक असमानता कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संसाधन, कहीं पे खनिज पाया जा रहा है, कहीं पे पेट्रोल पाया जा रहा है, कहीं पे कुछ पाया ही नहीं जा रहा है, तो इस तरीके का जो असमानता है उसी को हम लोग आर्थिक असमानता कहेंगे, है ना। अधिकांश संसाधन कुछ सीमित लोगों के पास ही उपलब्ध है ना, बिल्कुल हाँ, अधिकांश जो संसाधन है, जितने भी रिसोर्स है वो कुछ लोगों के पास सीमित है। अब देखेंगे कि गरीब के पास संसाधन है ही नहीं, है ना। अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको धक्का मार के भगा दिया जाता है, और अमीर लोग जाते हैं तो उनको वहाँ एडमिट कर लिया जाता है ना। तो कुछ संसाधन जो है कुछ लोगों के पास ही सीमित है, जबकि अधिकांश लोगों के पास संसाधन ही नहीं है। इसी प्रकार कुछ राज्यों के पास भरपूर संसाधन है। अब देखेंगे झारखंड में कोयला भरपूर है, लेकिन कुछ जगह पे कोयला है ही नहीं, है ना। जबकि कुछ राज्यों में क्या है, अभाव है। इससे समग्र राष्ट्रीय विकास में बाधा आती है। इस अवस्था को आर्थिक असमानता कहते हैं। समझ में आया आर्थिक असमानता, कि कुछ विशेष जगहों में खनिजों का भंडारण है, लेकिन कुछ जगह खनिजों का भंडारण नहीं है, कुछ जगह संसाधन उपलब्ध है, कुछ जगह संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके का जो इनइक्वालिटी हो रही है, असमानता हो रही है, इसी को हम लोग आर्थिक असमानता कहेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय, अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है,
तो देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम इसको बताएंगे। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण एक ऐसा है जिसमें एक अर्थव्यवस्था को दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ क्या करती है, जोड़ती है। यानी कि यहाँ के जैसे मान लो कि एक देश का जो शिक्षा है, एक देश की शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, वो अन्य देश को क्या करती है, ट्रांसफर करती है। आप देखे होंगे आयात निर्यात, आयात का मतलब क्या होता है कि दूसरे देश से हम अपने देश में कोई चीज़ों को हम मंगा रहे हैं, या फिर अपने देश से अगर हम किसी दूसरे देश को कोई भी चीज़ को भेज रहे हैं तो उसको हम लोग निर्यात कहेंगे। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि वहाँ के जो टेक्नोलॉजी है हम लोग के पास आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उसके पास चला जाए, वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पर हम लोग समझे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को वहाँ के लोगों को समझे। तो इस तरीके से क्या होता है, डेवलप होता है। तो ये वैश्वीकरण होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्या लिखा है, वैश्वीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, उस प्रोसेस से है जिसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच क्या होती है, परस्पर संबंध भावना का संचार हो, है ना, दोनों के बीच क्या होती है, संबंध बनता है ना, दो देशों के बीच। वैश्वीकरण को भावना से वैश्विक आधार पर तीव्र एकीकरण का वातावरण निर्मित होता है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है ना, विभिन्न देशों के बीच क्या होती है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, सेवाओं का आदान प्रदान होता है, निवेश का आदान प्रदान होता है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है ना। वैश्वीकरण का परिणाम स्वरूप ही ये सारे क्या है, संभव हुआ है कि एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, जुड़ाव होता है। ये एक देश से दूसरे देश क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को भेजती है, सेवाओं को भेजता है, वस्तुओं को भेजता है। आज संपूर्ण विश्व परस्पर काफी निकटता अनुभव करता है तथा सभी देश विश्व परिवार के सदस्य के समान हो गए हैं। जी हाँ, ये एक परिवार के जैसा है। अब मेरे लिए अगर ऐसा ना होता, मान लो वैश्वीकरण ना होता तो क्या होता, वैश्वीकरण ना होता तो आज हम लोग जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल यूज कर रहे वो कर पाते, नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि वो अरब कंट्री में है, और वो अरब कंट्री हमारे पास पेट्रोल भेजेगी तो हम यहाँ से कोयला भी भेजेंगे, हम यहाँ से और कुछ भेजेंगे। तो इस तरीके का क्या होता है, एक दूसरे जगह से ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है, जिससे सभी देशों को फायदा मिलता है। आगे देखिए लास्ट सवाल, स्पिनिंग जेनी क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था। तो स्पिनिंग जेनी कपास के रेशे को सूत काटने वाले क्या थे, एक मशीन थी, है ना। स्पिनिंग जेनी क्या था, तो ये एक कपास काटने वाला एक क्या था, सूत काटने वाला मशीन था। इस मशीन द्वारा अकेली कारीगर अनेक पुनिया बना सकता था और एक ही समय में कई धागे काट सकता था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। तो स्पिनिंग जेनी क्या था, तो ये सूत काटने वाला एक मशीन था, और ये जो मशीन है ना, कई कारीगरों को बेरोजगार कर दिया था। इसीलिए स्पिनिंग जेनी का ना विरोध हो रहा था। इसीलिए याद रखेंगे, इसका एक क्वेश्चन भी आएगा कि महिलाएं जो है स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों कर रहे थे। ये इसलिए विरोध कर रहे थे कि कई कारीगरों को वो बेरोजगार कर दिया था। वो जो स्पिनिंग जेनी मशीन आया था ना, वो सूत एक बार में कई काट लेता था और कई धागा भी बना लेता था, है ना। और इसका जो आविष्कार कौन किया था, तो हार्ग्रीव्स ने किया था और 1764 में किया था। तो याद रखेंगे। तो ये था मेरे डियर आप लोग का 8 सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए इस वीडियो को लाइक करेंगे, और इसी तरीके का अगर वीडियो पाना चाहते हैं आप सभी सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट का पाना चाहते हैं, और इसी तरीके से आप चाहते हैं कि हर दिन इस तरीके से वीडियो आए और मेरा रिवीजन होते चला जाए, है ना, रिवीजन होते चला जाए, कुछ याद हो जाए, कुछ नए चीज़ों को सीखे, तो आप एक बार नीचे कमेंट करना प्यारा सा, ठीक है, कि सर वीडियो डेली डालिए। इसी प्रकार 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, तो इस तरीके से हम लोगों रिवीजन कर लेंगे, है ना। इस तरीके से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे। और हाँ मेरे डियर, ये तो हुआ सोशल साइंस। मैथ और साइंस का क्लास जो है ना एप्लीकेशन पे चल रहा है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम मिशन 2 वाले सर है, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना मिशन 2 वाले सर, है ना, मिशन 2 वाले सर। अगर आप वहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे डाउनलोड करके, और आप वहाँ पे लाइव क्लासेस कर सकते हैं। 7 बजे डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।